नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो विशेष हिंदी पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसका अध्याय नंबर 14 प्रस्तुत कर रहे हैं, जो गद्य खंड से संबंधित है। इस अध्याय के जो रचयिता हैं वो है ब्रजमोहन व्यास। ब्रजमोहन व्यास का जो जीवन काल है वो 1886 ईस्वी से शुरू होता है और 1963 ईस्वी तक चलता है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। व्यास जी ने सन 1921 से लेकर 1943 ईस्वी तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया है। 1944 से लेकर 1951 तक लीडर नामक समाचार पत्र के समूह के जनरल मैनेजर रहे हैं। 23 मार्च 1963 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, कहाँ, इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख कृतियों की बातें करें तो जानकी हरण कुमारदास कृत है, उसका इसने अनुवाद किया इन्होंने। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है वो जीवनी है इनकी। महामना मदन मोहन मालवीय भी इनकी जीवनी है। मेरा कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है, जो इस अध्याय का नाम भी है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन कौन सी है? इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मणि मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि में शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया है। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष वेग के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल माना जाता है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। इस पाठ में आए शब्दार्थ है। हिंदू किंवदंती होता है लोगों द्वारा करी गई या सुनी गई बात। सन्निकट होता है पास या नजदीक। छुच्छे होता है बुद्धू। अंतर्धान होता है छिप जाना या गायब हो जाना। प्रख्यात होता है बहुत अधिक प्रसिद्ध। इत्तिला होता है सूचना या खबर। उत्कीर्ण खुदा हुआ। प्रतिवाद विरोध या खंडन। बंडेर होता है छाजन के बीचों बीच लगाया जाने वाला बल्ला, जिस पर ठाठ का बोझ रहता है। वो झोपड़ी सी बनाते हैं, उसके बीच में जो गाड़ते हैं एक मोटी लकड़ी, जिसके ऊपर उसका पूरा भार होता है, वही क्या है? बंडेर। बिसात बिछाई जाने वाली चीज। लड़कोंद होता है छोटी आयु का। सहाय होता है सहायता, मदद या मैत्री। न कुकुर भूखा न पहरू जागा, मतलब जरा भी खटका न होना, कोई आवाज नहीं करना। झक मारना, बेकार बात करना। मुंह लगना, व्यर्थ समय बर्बाद करना। खून का घूंट पीकर रह जाना, मतलब गुस्से को दबा जाना। सुरकाव का पर निकलना, मतलब खास बात होना। मुंह के खून लगना, आदत पड़ जाना। खाक छानना, भटकना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। छक्के छूटना, घबरा जाना। दिल फड़कना, मतलब जोश उत्पन्न करना। नून मिर्च लगाना, मतलब भड़काना। पी जाना, मतलब छिपाना या सहन करना। डेरा डालना, मतलब अड्डा जमाना। रुपए में 3 अठन्नी भुनाना, मतलब अधिकतम लाभ लेना। अन्य महत्वपूर्ण शब्दार्थ भी इनमें है। डांड होता है खेत की सीमा। चोर की दाढ़ी में 3 का मतलब अपराधी का सशंकित होना। मुंह लगना, मतलब समय व्यर्थ करना। वरुण जल देवता है, समुद्र इसको कहा जाता है। नून मिर्च लगाना, मतलब और अधिक बात को भड़काना। आंसू पीना, मतलब सहन करना। आग्नेयास्त्र, मतलब अग्नि ताप के संयोग से चलाए जाने वाला अस्त्र, जैसे बंदूक या तोप।
परिवर्धन सम्यक बुद्धि सरसरी मोटे तौर पर विषाद हैसियत निमित्त होता है, नाममात्र का काम करने वाला। प्रलुब्ध लालची अस्त्र होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे तलवार चाकू, वो सारे क्या है शस्त्र है। मेरा कच्चा चिट्ठा करती की विधा क्या है, ये आत्मकथा है। लेखक पसोवा जैन तीर्थ स्थल घूमने गया था 1936 ईस्वी को। लेखक के ऑफिस में उनसे मिलने 15-20 व्यक्ति आए थे। वो अपनी चतुर्मुखी शिव की मूर्ति वापस लेने के लिए आए थे। एक बार लेखक ने एक गांव के खेतों की सीमाओं या पेड़ों पर घूमते हुए मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित मूर्ति मिली थी, जो शीर्ष विहीन थी। बोधिसत्व की 8 फुट ऊंची मूर्ति। बोधिसत्व की वह मूर्ति लेखक ने बुढ़िया से कितने रुपए में खरीदी? 2 रुपए में। एक फ्रांसीसी लेखक उसी मूर्ति को लेखक से 10,000 रुपए में लेना चाहता था। वर्तमान समय में भी वह मूर्ति कहाँ रखी हुई है? प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद में। बोधिसत्व की मूर्ति के पदचिन्ह पर क्या उत्कीर्ण है? कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दूसरे वर्ष में वो स्थापित की गई, ये तिथि उस पर अंकित है। 1938 में पुरातत्व विभाग द्वारा कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई का कार्य हुआ। उस समय उनके डायरेक्टर जनरल कौन थे? श्री के.एन. दीक्षित। मजूमदार हजियापुर गांव से जबरन ले जाना चाहते थे, परंतु जमींदार गुलजार मियां ने विरोध किया भद्रमथ शिलालेख का। हजियापुर के लोगों ने कहा कि भद्रमथ शिलालेख 25 रुपए में बिक चुका है। अगर व्यास जी से पूछे बिना किसी ने इसके हाथ लगाया तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इलाहाबाद के अजायबघर संग्रहालय को। दीक्षित जी ने दिल्ली से व्यास जी को अर्ध सरकारी पत्र लिखा, आपके उकसाने से गांव वाले भद्रमथ लेख को नहीं दे रहे, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये उस पत्र में लिखा था। जमींदार के भाई दिलदार मियां को लेखक ने नौकरी दिलवाई थी म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की। दीक्षित के पत्र का उत्तर देते हुए लेखक ने क्या लिखा कि आपके पत्र की भाषा जो थी वो अशोभनीय थी। अगर आप भद्रमथ लेख को लेना ही चाहते हैं तो 25 रुपये अदा करके आप वो ले जा सकते हैं। गुलजार मियां के कुएं पर 8 पहल पत्थर की बंडेर पर लेख लिखा था, वो ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हुआ था। लेखक की मैसूर मद्रास यात्रा के क्या कारण थे? तो वो थे ओरिएंट कॉन्फ्रेंस में साहित्य विभाग के सभापति मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह से भेंट। दक्षिण भारत की वो प्रथम यात्रा थी। ताम्र मूर्ति व तालपत्र खरीदने के लिए भी वो वहाँ जाना चाहते थे। लेखक ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील श्रीनिवास से 400-500 रुपये में क्या खरीदे? पीतल व कांस्य की मूर्तियाँ खरीदी, कुछ प्राचीन सिक्के जो उन्होंने मुफ्त में दिए थे। लेखक का भाई जो प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करता व आशिक था, उसका नाम था कृष्णदास। लेखक व उनके साथी मद्रास से रेलगाड़ी में मैसूर पहुंचे। अधिवेशन में शामिल होने के बाद वो कहाँ गए? रामेश्वरम। लेखक ने ठाकुर साहब को राजा साहब बताकर पंडों के समक्ष क्या शर्त रखी कि जो भी पंडा तालपत्र पर लिखित सर्वाधिक पुस्तकें भेंट करेगा वही राजा साहब के वंश का पंडा बनेगा। म्यूनिसिपैलिटी को एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा चलाए गए मुकदमे से हर्जाना तथा नगर में नए भवन निर्माण की मंजूरी देने से आय प्राप्त होती थी, वो 20,000 रुपये सालाना थी। संग्रहालय निर्माण के लिए कंपनी बाग प्रयाग में भूखंड दिलवाया तत्कालीन सरकार के परामर्शदाता डॉक्टर पन्नालाल ICS ने। संग्रहालय उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर को भवन का नक्शा बनाने के लिए पत्र लिखा था, वो थे मास्टर साठे और मोतागो। लेखक ने संग्रहालय के 4 महानुभाव बताए थे, वो थे तत्कालीन चेयरमैन राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेंस श्री महेंद्र सिंह जुदेव नागोद नरेश और उनके दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह।
भरहूत व भूमरा संग्रहालय इनसे संबंधित है। लेखक का अर्दली जगदेव। इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है, लेखक ने संग्रहालय का अभिभावक किसे नियुक्त किया? डॉक्टर सतीश चंद्र काला को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। स्टडी मेंटर चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक पद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय हैं वो हिंदी अनुवाद सहित प्राप्त होंगी। और डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको गद्य भाग से संबंधित कक्षा 9 से 12 तक सभी अध्याय उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अध्याय नंबर 15 है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जीवन काल है 1921 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक। रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगवा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। वे राजनीति के प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे और 1953 ईस्वी में वे साहित्य सर्जन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता को बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मेला आंचल और प्रतिप्रिय कथा उनके प्रमुख उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार माने जाते हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की है। इनकी कला, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखे हुए है। रेणु ने मेला आंचल, प्रतिप्रिय कथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कल्पना से इतना रसयुक्त, प्राणवार और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय और भावप्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। सौंदर्य कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उनके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव हो सकती है। हरगोविंद सोंदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा पड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को सौंदर्य के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी सौंदर्य कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उनकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। सौंदर्य होता है संदेश वाहक या संदेश पहुंचाने वाला। मार्फत होता है माध्यम, जरिया, परिवाह, कबूतर या कोई तेज उड़ने वाला पक्षी, सोपा, छाछ या सूप, रैयत, प्रजा, हिकर, बेचैन होकर पुकारना, अफड़ना, पेट भरकर खाना, चूड़ा, चिड़वा, बहुरिया, पुत्रवधू, दखल, हस्तक्षेप
आगे नाथ ने पीछे पगा मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं होना, कलेजा धड़कना मतलब घबरा जाना, खोज खबर न लेना मतलब जानकारी प्राप्त न करना या पूछताछ न करना, खून सूख जाना मतलब बहुत अधिक डर जाना। डी होता है दहलीज। बहुरिया है पुत्रवधू। हिक्कर होता है बेचैन होकर पुकारना। सौगात उपहार। मोदियाइन होता है बनियाइन। खोट होता है साड़ी का छोर। बथुआ होता है मोटे चिकने हरे पत्तों वाला पौधा। दालान ओसरा होता है बरामदा। पोखर होता है तालाब। कल्पना होता है अधिक दुख में तड़पने की अवस्था। संवदिया कहानी क्या प्रस्तुत करती है? मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान। हरगोविंद कौन था? एक संदेशवाहक, एक प्रकार का डाकिया। बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े किसने किए थे? उनके 3 देवरों ने बंटवारा करके। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, मोदियाइन ने बड़ी बहुरिया को कहा था। मोदियाइन के उसारे पर दुकान लगाने वाले काबुली गुल मोहम्मद आगा को गांव वालों ने क्यों पीटा? वह उधारी देते समय तो मीठा बोलता था, परंतु वसूलते समय 1 के 2 लेता था। बड़ी हवेली की लक्ष्मी। बड़ी बहुरिया ने कहा कि अगर माँ ने उसे अपने पास नहीं बुलाया तो वह पोखरे में डूब मरेगी। ये संदेश वो संवदिया के माध्यम से पहुंचाना चाह रही थी। संवदिया जो हरगोविंद था उससे ये कहा था। पहले क्या होता था, जो संवाद देने वाला होता था वो घर से वो वैसी की वैसी बातें सुनकर जाता, और जिसको संवाद देना होता वहाँ वो पूरी बातें दोबारा प्रस्तुत करता। और अब डाकिए वाले में क्या होता है, इसमें तो सिर्फ पत्र व्यवहार होता है। बड़ी बहुरिया ने संवदिया के राह खर्च के लिए कितने पैसे जुटाए? 5 रुपए। गांव वालों की संवदिया के बारे में क्या अवधारणा थी कि जो संवदिया होता है वो निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी होता है। हरगोविंद संवाद लेकर कहाँ जा रहा था? जलालगढ़ गांव से थाना बिहपुर गांव। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के मायके जाने के लिए गाड़ी पकड़ी 10 बजे वाली। थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी में बैठ गए। ये कटिहार जंक्शन पर भोपे से आवाज आ रही थी। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की माँ से क्या कहा कि कल वह सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि आपसे भी मिलता चलूं। बड़ी बहुरिया ने एक दिन कहा था कि घर के काम से छुट्टी मिलेगी तो दशहरे पर गंगा जी के मेले में आकर वो आपसे मिलेंगी। हरगोविंद की थाली में दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार आदि था, पर उसने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि बड़ी बहुरिया के बथुआ साग की उसको याद आ रही थी। हरगोविंद ने पूछा, क्यों भाई? हरगोविंद से किसने पूछा कि राख खर्च तो है ना आपके पास? बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने। हरगोविंद के पास पैसे थे थाना बिहपुर से कटिहार रेलवे स्टेशन तक की टिकट के। बड़ी बहुरिया की माँ ने हरगोविंद को अपनी बेटी के लिए क्या दिया? बासमती धान का चूड़ा। रेलगाड़ी में हरगोविंद का मन स्थिर क्यों हो रहा था? निर्गुण सूरदास के भजन सुनकर उसका मन स्थिर हुआ। भोर के 5 बजे कटिहार के प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी लगी थी बैलगद्दी, कुशियार और जलालगढ़ गांव जाने वाले यात्रियों के लिए। कटिहार स्टेशन से जलालगढ़ गांव की दूरी हरगोविंद ने कैसे तय की? पैदल ही। कितनी दूरी थी वो? 20 कोस की दूरी, क्योंकि उसके पास पैसे समाप्त हो चुके थे। हरगोविंद ने होश में आने के बाद बड़ी बहुरिया से क्या कहा कि मैं आपका संवाद आपकी माता तक नहीं पहुंचा पाया या कह नहीं पाया, आप गांव छोड़कर मत जाना, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।